नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। देखो इसके जैसी सिमिलर लाइन हमने पहले भी सुनी है। कौन कौन सी है वो? कि लर्निंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस और डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। लर्निंग भी है जो हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। डेवलपमेंट भी हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। और इवैल्यूएशन भी हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस है। नेक्स्ट, इवैल्यूएशन इज़ अ कॉम्प्रीहेंसिव प्रोसेस। इवैल्यूएशन जो है अपने आप में एक व्यापक प्रक्रिया है। ठीक है, इसका जो रेंज है वो नैरो नहीं है, ब्रॉड है। ठीक है, इसका एग्जांपल कैसे दूं? जैसे मान लो किसी आदमी में हम निट पिकिंग करते हैं, पंजाबी में बोलते हैं ना कि कीड़े निकालना। तो इवैल्यूएशन का प्रोसेस किसी इसके एक सर्टेन पार्ट को पकड़ के उसमें कीड़े निकालने का नहीं है, उसके सारे एस्पेक्ट को, ठीक है, उसकी पर्सनैलिटी के हर एस्पेक्ट को देखते हुए पूरी पर्सनैलिटी में से कीड़े निकालने का है। वैसे कीड़े निकालना अपने आप में एक नेगेटिव टर्म है, हम उसका यूज़ नहीं करेंगे। मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि किसी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को पकड़ के हम इवैल्यूएशन नहीं करते हैं। ये कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है। उसमें हम व्यक्ति के मॉरल देखते हैं, उसकी लैंग्वेज देखते हैं, उसकी फिजिक देखते हैं। ठीक है, वो जो हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पढ़े थे ना, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लैंग्वेज, मॉरल्स, फिजिकल और ये सब कुछ देखते हैं। तो एक व्यापक प्रोसेस है। इसके अंदर क्वांटिटेटिव भी होता है और क्वालिटेटिव भी होता है। मार्क्स भी देखे जाते हैं और बिहेवियर भी देखा जाता है। स्कॉलस्टिक भी होता है ये और को स्कॉलस्टिक भी होता है। ठीक है, तो आपका इवैल्यूएशन के अंदर क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है तो स्कॉलस्टिक और को स्कॉलस्टिक दोनों एस्पेक्ट देखे जाते हैं। व्यापक प्रक्रिया है ये। कीड़े नहीं निकालेंगे मतलब वो नेगेटिव टर्म है, उसका यूज़ नहीं करेंगे हम, वो समझाने के लिए बोला था। इवैल्यूएशन इज़ अ सोशल प्रोसेस। जो इवैल्यूएशन है ये एक सोशल प्रोसेस है, एक सामाजिक प्रक्रिया भी है। इवैल्यूएशन का मतलब आप ये सोच के ना चलें कि बच्चा क्लास में पढ़ रहा है तो टीचर ने उसका क्लास टेस्ट ले लिया, उसके बाद हाफ ईयरली एग्ज़ाम ले लिया, फिर यूनिट टेस्ट ले लिया और फिर फाइनल एग्जामिनेशन हो गया तो उसका इवैल्यूएशन ख़त्म। ऐसा नहीं है। ये एक सोशल प्रोसेस है, सामाजिक प्रक्रिया है। बच्चा जब क्लास के बाहर कॉरिडोर में जाएगा तब भी उसका इवैल्यूएशन है, स्कूल के कंपाउंड में जाएगा तब भी उसका इवैल्यूएशन है, स्कूल के कंपाउंड के बाहर जाएगा, घर जाएगा तब भी इवैल्यूएशन है, प्लेग्राउंड में जाएगा तब भी इवैल्यूएशन हो रहा उसका। ठीक है, वहाँ पर ये नहीं है कि टीचर या स्कूल का स्टाफ बैठ कर उसका इवैल्यूएशन कर रहा है जगह, ऐसा नहीं है। मगर समाज है हर जगह पर। ठीक है, बच्चे के माता पिता हैं, उसके रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उसके पड़ोसी हैं, ठीक है, उसको ना जानने वाले लोग हैं। उस बच्चे के व्यवहार को, आचरण को तो सभी लोग देख रहे हैं ना, वो जहाँ जहाँ जा रहा है। तो ये एक सोशल प्रोसेस है, इसलिए तो बताया गया कि कंटिन्यूस प्रोसेस है, चलता ही रहता है। इसका कोई ऐसी बात नहीं है कि आप कह दो कि हाँ यहाँ पर इवैल्यूएशन ख़त्म हो गया भाई आपका, ऐसा कोई फुल स्टॉप नहीं है। फोर्थ पॉइंट है हमारा, इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव। इवैल्यूएशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को प्रभावशाली बनाना इसका एक ऑब्जेक्टिव है। इट इज़ अ पॉजिटिव प्रोसेस। ऊपर मैंने बताया था ना कि कीड़े निकालना नहीं मानते, मतलब गलत बात है, किसी के अंदर कमी नहीं निकाल रहे हम। ठीक है, इवैल्यूएशन का मतलब ये कतई नहीं है कि हम किसी की कमियां निकाल रहे हैं या ढूंढ रहे हैं, इसको ये नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता, ये नहीं करता, ये सब नहीं है। इट्स अ पॉजिटिव प्रोसेस। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसे क्या आता है और वो उसको कितना अच्छा कर लेता है। ठीक है, ये एक ही बात को दूसरी तरीके से कहने वाला है तरीका हो गया। ठीक है, बट इट इज़ अ पॉजिटिव प्रोसेस। हम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे फोकस करते हैं। देखिए यहाँ पर इवैल्यूएशन और मेजरमेंट के बारे में बताया कि मेजरमेंट में हम सिर्फ क्वांटिटी देख रहे हैं। क्वांटिटी में क्या आ गया आपका? नंबर देख रहे हैं कि भाई कितने नंबर आ गए, कितने परसेंटेज आ गए, क्या ग्रेड आ गया आपका। और इवैल्यूएशन के अंदर हम क्वांटिटी भी देख रहे हैं और क्वालिटी भी देख रहे हैं। ठीक है, स्कॉलस्टिक एस्पेक्ट भी देख रहे हैं और को स्कॉलस्टिक एस्पेक्ट भी देख रहे हैं कि नंबर तो आ गए, मगर टीचर के साथ व्यवहार कैसा है, दोस्तों के साथ व्यवहार कैसा है, ठीक है, अपने माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करता है, अपने छोटे भाई बहनों के साथ कैसा व्यवहार करता है, जब बाहर गली में जाता है तो कैसा व्यवहार करता है, चोरी चकारी गुंडागर्दी गाली गलौज तो नहीं करता। मतलब आप बच्चे की क्वालिटी भी देख रहे हो। क्वालिटी ऑफ एन आइडियल इवैल्यूएशन क्वेश्चन पेपर। एक आइडियल इवैल्यूएशन या क्वेश्चन पेपर की क्या क्या क्वालिटीज़ होती है, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार। इसमें वन लाइनर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ हम जानते हैं क्वालिटी ऑफ एन आइडियल इवैल्यूएशन
या क्वेश्चन पेपर। क्वालिटी ऑफ एन क्वेश्चन पेपर ज़्यादा समझिए इसको, क्वालिटी ऑफ एन आइडियल क्वेश्चन पेपर। सबसे पहला पॉइंट वैलिडिटी। क्वेश्चन इन क्वेश्चन पेपर शुड बी डिजाइंड अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। क्वेश्चंस इन क्वेश्चन पेपर शुड बी डिजाइंड अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग ही हमें क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस डालने चाहिए। अब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? मेरे को बच्चों का एग्ज़ाम लेना है, टेस्ट करना है, जानना है मेरे को कि बच्चों को डिवीजन के क्वेश्चंस करने आते हैं या नहीं आते, बच्चा भाग के सवाल कर लेता है या नहीं कर लेता, मेरे को ये जानना है। मेरा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव यही है, तो मैं जो क्वेश्चन पेपर बना रहा हूँ उसके अंदर क्वेश्चन वही डालूंगा जिससे मेरे को ये पता चल जाए कि बच्चा भाग के सवाल कर लेता है या नहीं कर लेता। मैं उसमें ये इस तरह का क्वेश्चन नहीं डाल सकता कि बताओ संज्ञा क्या चीज़ है, ठीक है। अगर मैंने इस तरह का क्वेश्चन डाल दिया कि बताओ संज्ञा क्या चीज़ है और बच्चे ने आंसर लिख भी दिया कि संज्ञा इसको कहते हैं और बच्चे को उस पर नंबर भी मिल गए, हो गया पेपर ख़त्म, हो गया वैल्यूएशन। कहाँ हो गया? स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव तो पूरा ही नहीं हुआ हमारा। मैंने क्वेश्चन गलत दे दिया, बच्चे ने उसका आंसर भी उसी के हिसाब से दे दिया, आप सही दिया गलत दिया वो जो भी है, मगर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव तो पूरा नहीं हुआ ना हमारा। हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या था कि बच्चा डिवीजन के क्वेश्चंस कर लेता है या नहीं कर लेता, वो तो पता ही नहीं चला हमको। तो वैलिडिटी का मतलब एक क्वेश्चन पेपर तभी वैलिड माना जाएगा, एक क्वेश्चन पेपर तभी वैलिड माना जाएगा जब उसके अंदर हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को पूरे करने वाले क्वेश्चंस डालेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिलायबिलिटी। एक क्वेश्चन पेपर की रिलायबिलिटी क्या होती है? एक क्वेश्चन की रिलायबिलिटी तब होती है जब कंसिस्टेंसी ऑफ मार्क्स रहती है, नंबर्स की कंसिस्टेंसी रहती है। एक क्वेश्चन पेपर को जब हम उसकी मार्किंग करते हैं तो उसमें एक बच्चे को मिलने वाले नंबर्स में उस कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, एक रूपता रहनी चाहिए। एक रूपता क्या है? दो एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर। एक क्वेश्चन पेपर था, मतलब एक क्वेश्चन पेपर नहीं था, एक बच्चा था, उसका एक सब्जेक्ट का पेपर बार बार लिया गया, ठीक है। टेस्ट 1 में उसके 100 में से 91 आए, टेस्ट 2 में उसके 100 में से 81 आए, फिर 87 आए, फिर अगले टेस्ट में 92 आए, फिर उसके अगले टेस्ट में 79 आए। तो यहाँ पर आप देखिए हाईएस्ट नंबर जाता है हमारा 100 में से 91 और लोएस्ट जाता है हमारा 100 आउट ऑफ 79, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या चल रहा है, बच्चे के नंबर आ रहे हैं। और दूसरा देखिए, एक टेस्ट होता है उसमें बच्चे के नंबर आते हैं 100 में से 34, फिर आता है 100 में से 92, फिर आता है 79, फिर आता है 54, फिर आता है 45। इसमें हाईएस्ट नंबर हो गया 92 और लोएस्ट नंबर हो गया 34। तो इसमें से देख के आप बता सकते हो कि ये बच्चा एवरेज है पढ़ाई करने वाला या बिलो एवरेज है या बहुत ब्राइट बच्चा है, क्योंकि 92 नंबर भी लाया है, ये 34 भी लाया है और 54, 45 भी लाया है। इसमें एक रूपता नहीं दिख रही ना, आप समझ ही नहीं पाओगे कि बच्चा कैसा है। और इसमें देखिए, इसमें आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि बच्चा 90 से लेकर 80 की रेंज वाला है, तो है ना, ही मस्ट बी अ ब्राइट स्टूडेंट। तो अब इस तरह के टेस्ट को जिसमें इस तरह का इतना ज़्यादा फ़र्क आता है नंबरों को लेकर, उसको कहते हैं हम नॉन रिलायबल। नॉन रिलायबिलिटी है मतलब नॉन रिलायबिलिटी का मतलब ये हुआ कि कभी तो टीचर ने क्वेश्चन पेपर इतना मुश्किल बना दिया कि बच्चा उसको सॉल्व ही नहीं कर पाया, और कई बार इतना ईजी बना दिया कि बच्चे ने फटाक से सॉल्व कर दिया। जो नंबर्स का इतना सारा वेरिएशन आ रहा है उसको हम ऐसे ही समझते हैं, ठीक है। नंबरों में जो इतना वेरिएशन आ रहा है, जो इतना फ़र्क आ रहा है कि कई बार तो 90s में जा रहा है बच्चा, कई बार 34 में आ रहा है, उसको हम इस तरह देखते हैं कि कई बार तो या तो हो सकता है कि टीचर ने पेपर बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट बना दिया या बहुत ही ज़्यादा इजी बना दिया, एकदम बिलो लेवल बना दिया। तो इस इस तरह के टेस्ट को हम नॉन रिलायबल कहेंगे। फॉर रिलायबिलिटी, जो हमारे क्वेश्चन पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल है या ईजीनेस लेवल है या एक एवरेज लेवल है, वो सेम रहना चाहिए हर बार हमेशा। इस तरह के पेपर को जिसमें इस तरह के नंबर आए बच्चे के, इसको हम कहेंगे कि हाँ ये टेस्ट रिलायबल है। हमने वैलिडिटी जान लिया कि वैलिडिटी के अंदर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव पूरे होने चाहिए, हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव का ही टेस्ट होना चाहिए। और यहाँ हमने रिलायबिलिटी जान लिया कि रिलायबिलिटी में नंबर्स की, मार्क्स की एक रूपता रहनी चाहिए, कंसिस्टेंसी ऑफ मार्क्स रहने चाहिए। अगली टर्म है हमारी ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी मतलब वस्तुनिष्ठता, एक राय, सेम ओपिनियन। सब्जेक्टिविटी मतलब आत्मनिष्ठता, मैनी ओपिनियन।
ऑब्जेक्टिविटी, हम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चंस करते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप आता है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप ही तो होते हैं वो, एक क्वेश्चन के तो आंसर होता है उसमें। ये थोड़ी है कि मैंने भारत की राजधानी दिल्ली लगा दी और आपने चेन्नई लगा दी तो उसके दो आंसर अलग अलग हो सकते हैं, आंसर तो एक ही रहेगा। इस तरह के ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी का क्या मतलब है कि ओपिनियन सेम होती है, किसी भी क्वेश्चन का आंसर सेम होता है, राय एक होती है। एक क्वेश्चन, एक बच्चे के पेपर को अगर 3 अलग अलग टीचर भी चेक करेंगे तब भी उसके नंबर सेम आएंगे उसके आंसर को देख के। टीचर 1 भी 20 में से 15 दे रहा है, 2 भी 20 में से 15 दे रहा है, 3 भी 20 में से 15 दे रहा है, अलग अलग टीचर चेक कर रहे हैं मगर नंबर सेम आ रहे हैं क्योंकि उनका आंसर सेम है, उनकी ओपिनियन सेम है, उनकी राय एक है, उनका पेपर ऑब्जेक्टिव है, वस्तुनिष्ठ है, ऑब्जेक्टिविटी है उस पेपर में। और सब्जेक्टिविटी में आत्मनिष्ठता है, मतलब वहाँ पे मैनी ओपिनियन है। यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन पूछा गया XYZ, उसका आंसर बच्चे ने अपने हिसाब से लिखा, टीचर ए ने चेक करा, उसने नंबर दिए 20 में से 15, टीचर 2 ने चेक करा, उसने दिए 20 में से 10, टीचर 3 ने चेक किया, उसने दिए 20 में से 19। मतलब 3 अलग अलग टीचरों ने चेक करा, बच्चा एक है, उसका आंसर एक है, क्वेश्चन एक है, बट उसके नंबर अलग अलग दिए तीनों टीचरों ने। मतलब इसमें क्या आ गया, इसमें सब्जेक्टिविटी आ गई, आत्मनिष्ठा आ गई, अलग अलग ओपिनियंस आ गई, ठीक है। तो एक आइडियल क्वेश्चन पेपर में ये सब्जेक्टिविटी मैनी ओपिनियंस नहीं होती है। टीचर के पर्सनल थॉट्स को बच्चे के आंसर को, बच्चे के नंबर को इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए। अगर मैं बीजेपी को सपोर्ट करने वाला हूँ और बच्चे ने आम आदमी पार्टी या कांग्रेस की तारीफ़ कर दी तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसके नंबर काट लूँ कि तूने तारीफ़ कैसे कर दी केजरीवाल की, हैं। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिविटी का मीनिंग, ऑब्जेक्टिविटी, इवैल्यूएशन शुड बी अनबायस्ड, इवैल्यूएशन अनबायस्ड होना चाहिए, ठीक है, पक्षपात से रहित होना चाहिए। मार्क्स ऑफ स्टूडेंट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय टीचर्स एटीट्यूड, जो बच्चे के नंबर है, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय टीचर्स एटीट्यूड, बच्चे के नंबर टीचर के एटीट्यूड, उसकी ओपिनियन से अफेक्टेड नहीं होने चाहिए। बच्चे के नंबर सिर्फ उसका जो आंसर लिखा गया है उस पर डिपेंडेंट होने चाहिए, ठीक है। और उसके लिए सबसे, ये तो एक टीचर के लिए एक अलग से इंस्ट्रक्शन भी है और एक टीचर के लिए एक सलाह भी है कि जहाँ तक संभव हो सके ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चन दें जिनका आंसर सेम रहे, ताकि चाहकर भी किसी की ओपिनियन डिफरेंट ना हो सके। बाकी एक आदर्श टीचर की ओपिनियन, भले ही सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है तब भी एक जो आइडियल टीचर होता है उसकी ओपिनियन बच्चों को लेके, उनके आंसर्स को लेके अनबायस्ड ही होनी चाहिए, भले ही उनकी ओपिनियन कुछ भी हो, कितनी भी उनसे अलग हो, कितनी भी डिफरेंट हो। नेक्स्ट आ गया स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब मानकीकरण। 2 तरह के टेस्ट होते हैं हमारे, एक होता है स्टैंडर्डाइज टेस्ट, एक होता है नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट। स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो होता है वो कल्चर फ्री होता है, उस पर कल्चर का कोई भी प्रभाव नहीं होता। स्टैंडर्डाइज टेस्ट में कल्चर को आप समझ लो एनवायरनमेंट, स्टैंडर्डाइज टेस्ट में एनवायरनमेंट का कोई भी प्रभाव नहीं होता है। वहीं नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट ये कल्चर अफेक्टेड होता है, कल्चर से प्रभावित होता है, यानी यहाँ पर एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस होता है नॉन स्टैंडर्डाइज में। इनके एग्जांपल्स देखते हैं तब आपको बेटर समझ में आएगा। जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट है उसका एग्जांपल हो गया सीटेट। अब सीटेट का एग्ज़ाम चाहे दिल्ली में हो रहा हो या तमिलनाडु में हो रहा हो या गुजरात में हो रहा हो या नॉर्थ ईस्ट के किसी राज्य में हो रहा हो, सीटेट का पेपर सेम डे पे जो हो रहा है, सेम शिफ्ट का जो पेपर हो रहा है वो पूरे देश में सेम ही आएगा, सेम क्वेश्चंस होंगे उसमें। ये हुआ स्टैंडर्डाइज टेस्ट का एग्जांपल सीटेट। यूपीएससी का पेपर वो पूरे देश में जो एक शिफ्ट का पेपर हो रहा है, एक डेट पर हो रहा है, वो पूरे देश में किसी भी जगह पर सेंटर पड़ा हो वो सेम ही क्वेश्चंस आएंगे उसके अंदर। ये हुआ एग्जांपल ऑफ स्टैंडर्डाइज टेस्ट। वहीं नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट को देखिए, क्योंकि ये कल्चर अफेक्टेड है, एनवायरनमेंट अफेक्टेड है, तो इसके अंदर एच टेट आ गया, आर टेट आ गया, यूपी टेट आ गया, ठीक है। आपका जो स्टेट पीसीएस होते हैं वो वाले एग्ज़ाम आ गए। और आपने अगर ये एग्ज़ाम दिए हैं तो आपको पता भी होगा कि एच टेट के अंदर हरियाणा से रिलेटेड जीके आ जाती है, यूपी टेट पे यूपी से रिलेटेड जीके आ जाती है, आर टेट में राजस्थान की जीके आ जाती है, ठीक है। स्टेट पीसीएस में स्पेसिफिकली जीएस पूछते ही हैं स्टेट्स की, ठीक है। तो यानी ये वहाँ के लोकल कल्चर से प्रभावित हैं, वहाँ के लोकल एनवायरनमेंट से प्रभावित है। ये टेस्ट, ये पेपर, ये क्वेश्चन पेपर नॉन स्टैंडर्डाइज हुए हमारे, ठीक है। तो जो यूजुअल प्रैक्टिस होनी चाहिए वो होना चाहिए कि टेस्ट जितने भी बनाए टीचर वो होने चाहिए कल्चर फ्री, नॉट अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट, एंड स्टैंडर्डाइज टेस्ट बनाने चाहिए हमको।
टेस्ट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय एनी कल्चर इन पर्टिकुलर। यहाँ पर मगर यहाँ पर एक एक्सेप्शन आता है हमारे पास। एक्सेप्शन क्या है कि बट इन केस ऑफ ट्राइबल चिल्ड्रन, ठीक है, टेस्ट कुड बी नॉन स्टैंडर्डाइज। जो ट्राइबल बच्चे हैं, जो जनजातीय बच्चे हैं, उनके केस में, सिर्फ उनके केस में एक एक्सेप्शन दिया गया है कि उनके केस में जो टेस्ट या क्वेश्चन पेपर हम बना रहे हैं वो नॉन स्टैंडर्डाइज हो सकता है। ठीक है, उनके कल्चर से अफेक्टेड, उनके एनवायरनमेंट से अफेक्टेड, रिलेटेड हो सकता है।